हेलो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे M&B इंजीनियरिंग के बारे में। दोस्तों बेसिकली ये कंपनी ना प्रीफैब सेक्टर में है। तो पहले सेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। एक एक्चुअली मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी जिसमें बात करी थी मैंने सेक्टर के बारे में। शॉर्ट में बात कर लेते हैं। दोस्तों मुझे लगता है आने वाले समय में ये सेक्टर 15-20% से ग्रोथ करेगा और इसके अंदर की जो कंपनीज़ हैं वो ये लगा लीजिए 25-30-35% से ग्रोथ कर सकती हैं। उसके पीछे रीज़न है क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे बेसिकली डाटा सेंटर्स क्योंकि इंडिया में बहुत बड़ी डिमांड है, ठीक है। जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ बैठेंगी और ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, जैसे जैसे वेयर हाउसेस बैठेंगे, कोल्ड चेन बैठनी है, उनके जो भी प्लांट बैठेंगे, तो उसके लिए मान लीजिए बड़ी तेज़ी से काम होने की ज़रूरत होती है। तो जो RCC के जो बिल्डिंग्स होती है उसमें दिक्कत ये होती है कि उसमें बहुत टाइम लगता है और पैसा भी बहुत लगता है। और प्रीफैब क्या होता है, वही काम ये मान लीजिए 50-60% कम टाइम में काम ख़त्म कर देता है और सेविंग भी होती है। तो बेसिकली ये रीज़न है। और इसके अलावा क्या है कि अभी जो इंडिया में जो भी बिल्डिंग्स बनती हैं उसमें से सिर्फ 8 से 10% है ना प्रीफैब बिल्डिंग्स बनती हैं, बाकी 90% अभी भी RCC स्ट्रक्चर पे बनती हैं। अगर बाहर देखा जाए तो बाहर 50+ नंबर है, डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, जो USA UK में, ठीक है। और इंडिया में जो ऑर्गेनाइज्ड कंपनीज़ हैं जैसे M&B इंजीनियरिंग होगी, इसके अलावा ये मान लीजिए कि EPEC होगी, और भी काफ़ी कंपनी से इंट्राच होगी। ये बेसिकली क्या है कि इनकी जो शेयर है मार्केट में 35 से 40% है। तो धीरे धीरे एक तो ऑर्गेनाइज शेयर बढ़ेगा तो ये कंपनीज और ग्रोथ करेंगी। इसके अलावा इंडस्ट्री में ग्रोथ है। इसके अलावा अभी इंडिया में ना जो RCC बिल्डिंग्स बनती है 90% वो हैं, 8 से 10% ही सिर्फ ये मान लीजिए कि प्रीफैब बिल्डिंग्स बनती हैं। तो आपको पता लग गया कि बेसिकली जो सेक्टर है इसमें अच्छी ग्रोथ है और इसके अंदर की कंपनीज अच्छे से ग्रोथ कर सकती है, काफ़ी हाई पेस ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ और EPS ग्रोथ दे सकती है। अब बात आती है M&B इंजीनियरिंग की। दोस्तों बेसिकली M&B इंजीनियरिंग के 2 डिवीज़न हैं, प्रोप्लेक्स और फिनिक्स। फिनिक्स में ये क्या है कि प्रीफैब स्ट्रक्चर ही बनाती है। प्रोप्लेक्स में क्या करती है दोस्तों, ये प्रोप्लेक्स में बेसिकली जो भी स्ट्रक्चर बनाती है उसकी जो रूफिंग का जो सामान होता है वो बनाती है, ठीक है। तो बेसिकली 2 डिवीज़न इसके मैंने बता दिया आपका। जो मेजर जो रेवेन्यू आता है वो फिनिक्स से आता है, जो प्रीफैब है वहाँ से मेजरली इसका रेवेन्यू आता है, ठीक है। और इसके अलावा इनका जो मेन फोकस है वो एक्सपोर्ट से है। अभी एक्सपोर्ट में लगा लीजिए 17% के आसपास है इनका रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन। और इसकी मैनेजमेंट ये बोल रही है कि हमारा टारगेट है कि 20% के आसपास हम इसको लेके जाएँ। जो एक्सपोर्ट से जो भी रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आता है उसको हम 20% के आसपास लेके जाएँ। इसके बेसिकली 2 प्लांट हैं, सानंद गुजरात में और तमिलनाडु में है, ठीक है। कंपनी काफ़ी तेज़ी से एक्सपेंड कर रही है। इसके अलावा मैं बताऊं, हाँ एक्सपोर्ट में देखिए बेसिकली इन्होंने प्रेफरेंस दी है कि हमारी प्रेफरेंस है सबसे पहले है अमेरिका, ठीक है। इसके बाद में हम बेसिकली प्रायोरिटी सबसे पहले इसके लिए है। और उसके अलावा ये काफ़ी और कंट्रीज़ में भी इन्होंने ये मान लीजिए एक्सपोर्ट किया है। 22 कंट्रीज़ बेसिकली बोलता है इन्होंने आज तक एक्सपोर्ट किया है, लाइक ब्राज़ील हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया। तो पहली प्रायोरिटी है US और इसके बाद में ये बाकी मतलब अफ्रीकन कंट्रीज़ की तरफ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली एक्सपोर्ट में क्यों जा रहा है, मैनेजमेंट बोलता है कि जो एक्सपोर्ट से जो मार्जिन है 16 से 17% है, और जो इंडिया से जो डोमेस्टिक मार्जिन है वो 11% के आसपास है। तो बेसिकली रीज़न यही है कि कंपनी एक्सपोर्ट की तरफ इनका थोड़ा ध्यान ज़्यादा है। चलिए आगे बात करते हैं। इसके अलावा ये चीज़ें हो गई हैं। हाँ इसके अलावा जो मैंने शायद बता दिया है कि जो इनका फिनिक्स डिवीज़न है वो मेजरली रेवेन्यू सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। और जो प्रोप्लेक्स है जो रूफिंग वाला एरिया है वो उसका कंट्रीब्यूशन कम है, ठीक है। Q4 में देखिए जो इसके नंबर्स आए हैं, जो इसकी ग्रोथ हुई है 27% की रेवेन्यू ग्रोथ हुई है। जो पैट ग्रोथ हुई है थोड़ा सा कम हुई है दोस्तों। कंपनी की जो ये मान लीजिए ऑर्डर बुक है 35% से बढ़ी है और ऑर्डर फ्लो है जो ऑर्डर्स का फ्लो है वो 28% से बढ़ा है। तो इसका मतलब क्या है, डिमांड तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है बट रेवेन्यू ग्रोथ कम हुई है। तो मतलब एग्जीक्यूशन थोड़ा स्लो हुआ है, वो काफ़ी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मतलब साइट रेडी नहीं है तो उसके कारण भी होता है। और ऑर्डर बुक 35% से बढ़ना तो ये मान लीजिए कि ये बताता है कि कंपनी के पास डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। एग्जीक्यूशन की डिले के कारण रेवेन्यू थोड़े से कम ग्रोथ हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा कंपनी ने बोल रही है कि हमने 1650 करीब PEB के हमने स्ट्रक्चर तैयार किए हैं आज तक, और करीब 8600 रूफिंग के प्रोजेक्ट इन्होंने कंप्लीट किए हैं, ठीक है।
एक्चुअली में क्या है कि दोस्तों डिमांड का कोई इशू नहीं है यहाँ पे इशू है रॉ मटेरियल का, क्योंकि स्टील के प्राइसेस काफ़ी ऊपर नीचे होते हैं और उसके कारण इनके मार्जिन से ना सडन गिर जाते हैं। मुझे एक्चुअली एक ईपैक की ध्यान आती है मैनेजमेंट की कमेंट्री। उन्होंने बोला था कि जब कोविड के समय स्टील के प्राइसेस काफ़ी हाई हो गए थे तो उनको शायद एक क्वार्टर में शायद उनके मार्जिन्स बहुत ज़्यादा कम हुए थे और शायद लॉस भी हुआ था। आई थिंक आप जाके पीछे रीड कीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ी कि रॉ मटेरियल इनका स्टील है और अगर वहाँ पे प्राइसेस में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इनके है ना मार्जिन्स बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं। एक यही नेगेटिव इशू है। मैनेजमेंट ये बोल रही है, ग्रोथ गाइडेंस दिया है कि इन्होंने बोला है कि 27 में करीब 23 से 25% के आसपास रहेगा और जो एक्सपोर्ट रहेगा, एक्सपोर्ट में करीब इनका रेवेन्यू टारगेट रहेगा 300 करोड़ के आसपास, जो अभी शायद 165 करोड़ के आसपास है। ठीक है, कैपेक्स ये 100 करोड़ के आसपास कर रहे हैं सानंद में। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर आप और बात करेंगे, हाँ इसके अलावा जो मार्जिन्स इनके गिरे हैं अभी इस क्वार्टर में 9% आई थिंक 14% से 11.5-12% के आसपास आ गए इनके जो मार्जिन है। ठीक है, और जो पैट मार्जिन है वो भी 9% से 7.5% के आसपास आएंगे। तो मार्जिन्स काफ़ी कम हुए। उसके पीछे रीज़न बेसिकली जो कंपनी है वो 3 ही रीज़न बता रही है। एक तो डॉलर एप्रिशिएट हुआ है, इंडिया का रुपये गिरा है। ठीक है, सेकंड ये है कि फ्रेट कॉस्ट बढ़ गया है। थर्ड है स्टील जो स्टील के प्राइसेस हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़े, शायद 20% से बढ़ गए हैं पिछले कुछ टाइम में। उसके कारण इनके मार्जिन से ना इम्पैक्ट हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको बात करें तो हाँ ये जो Q4 में जो इनका मार्जिन गिरा है उससे देखिए आपको एक और चीज़ समझना चाहिए कि एक स्टेबल मार्जिन बिजनेस नहीं है। ठीक है, मार्जिन्स में वोलेटिलिटी रहेगी तो इसके कारण हो सकता है मार्केट इसको हाई पी ना दे कुछ टाइम तक। ठीक है, बट जब एक बार डिमांड सस्टेन कर गई 2-3 साल तक तब हो सकता है मार्केट इसको हाई पे दे। बट बुल मार्केट में कुछ भी पी मिल जाते हैं। बट इसीलिए एक ही रीज़न हो सकता है मार्केट को इस पर कॉन्फिडेंस ना आए कि भाई कि कभी प्राइसेस बढ़ सकते हैं, एग्जीक्यूशन वीक हो सकता है। बाकी इंडस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं, मुझे लगता है इंडस्ट्री में डिमांड काफ़ी अच्छी है। ठीक है, सानंद में ये बोल रहे हैं कि इन्होंने 20,000 मेट्रिक टन ना इनका जो प्लांट बैठेगा वो Q2 27 तक शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो वो है ना टोटल ये मान लीजिए कि 92,000 मेट्रिक टन की कैपेसिटी हो जाएगी इसमें इसकी वहाँ पे। और फिनिक्स में मान लीजिए 73,000 करोड़ की मेट्रिक टन की कैपेसिटी थी पहले, अभी 85 से 90,000 के आसपास हो जाएगी। चलिए ये हो गया। हाँ मैंने बता दिया था कि 20% जो इनके जो भी इम्पैक्ट आया है वो 20% स्टील प्राइसेस के कारण इम्पैक्ट आया है। 20% जो स्टील प्राइसेस बढ़ गई है उसके कारण इनके मार्जिन्स पे इम्पैक्ट आया है। गाइडेंस अच्छी है, 23 से 25% के आसपास आ रही है। मुझे लगता है जैसे जैसे इनके एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो मार्जिन्स और ज़्यादा वापस वाले लेवल पे आ जाएगा और हो सकता है और ज़्यादा इम्प्रूव हो। तो इस इंडस्ट्री में तो देखिए ग्रोथ है। बाकी इसके अंदर जो और कंपनीज हैं, इंट्राच और ईपैक हैं, वो भी अच्छा कर रही हैं। कुछ रिस्क हैं उनकी बात कर लेते हैं यहाँ पे। पहला जो रिस्क है इनका देखिए रॉ मटेरियल क्या है कि स्टील है। अगर स्टील में वोलेटिलिटी ज़्यादा रही तो मार्जिन्स पे इशू आ सकता है। हाँ ये होगा कि वो पास ऑन कर दिया जाएगा, बट वो पास ऑन क्या है इमीडिएट नहीं किया जा सकता, उसके लिए टाइम लग सकता है। और वोलेटाइल ज़्यादा रहते हैं तो उसके कारण भी कंपनी को काफ़ी दिक्कत आती है। ठीक है, इसके अलावा अगर कंपनी के एक्सपोर्ट हैं तो अगर मान लीजिए रुपया ज़्यादा तेज़ी से डेप्रिशिएट करेगा उसका भी मार्जिन्स पे असर रह सकता है। और अभी देखिए वार के जो हमारी वॉर चल रही है उसके कारण क्या है कि उसके कारण मान लीजिए जो डिलीवरी देते हैं क्योंकि ऑयल बढ़ गया है तो उसके कारण भी ये लगा लीजिए कि इनके जो मार्जिन्स हैं उस पर असर आ सकता है। ठीक है, यही बेसिकली रिस्क है। हाँ एक और है कि ऑर्डर बुक तो स्ट्रॉन्ग रहता है इन कंपनीज़ का, बट ऑर्डर बुक ही ज़्यादा नहीं लेती। क्यों नहीं लेती? क्योंकि भाई इनको जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूशन करना पड़ता है और अगर एक जगह से डिले हो गया तो दूसरी जगह भी डिले हो जाता है, तो वहाँ पे इशू आता है। ठीक है, हाँ एक और चीज़ है, इनकी जो क्लाइंट है, रिपीटेड क्लाइंट है 60% के आसपास है। तो इससे पता लगता है कि इनके पास में ना जो कस्टमर्स हैं इन पे कॉन्फिडेंस है, तो ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। और इसमें क्या है कि ये थोड़ा सा हायर मार्जिन चार्ज कर सकते हैं। तो आने वाले समय मुझे लगता है जो इनका जो एक्सपोर्ट जो बढ़ेगा उसके कारण क्या है कि इनके जो मार्जिन्स हैं और ज़्यादा मतलब पॉजिटिव तरफ आएंगे। ठीक है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये इंडस्ट्री अच्छा करेगी। रेवेन्यू ग्रोथ और ईपीएस ग्रोथ अच्छा रहेगा। वोलेटाइल ज़रूर हो सकता है ईपीएस इनका, क्योंकि ऊपर नीचे काफ़ी ज़्यादा होगा, कंसिस्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि रॉ मटेरियल इम्पैक्टेड ज़्यादा बिजनेस है ये।
तो आपको मुझे लगता है इसको है ना थोड़ा सा अच्छे से देखना चाहिए। मैं इस सेक्टर को लेकर बहुत पॉजिटिव। चलिए यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको ये हेल्प करेगा वीडियो लर्न करने में कि कैसे आपको कंपनी को देखना चाहिए, कैसे आपको किसी इंडस्ट्री को देखना चाहिए। चलिए बाय बाय एंड टेक केयर।